हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9वीं का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर 1 है और वीडियो यह पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे भौगोलिक खोजे से इम्पोर्टेंट जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ रखा था, वहां से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और कक्षा 9th के सभी सब्जेक्ट के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी तरह के कोई भी वीडियो 9th क्लास से रिलेटेड डाला जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे और आप उसको जल्द से और आसानी से उसे देख सकें। तो चलिए, आज के जो टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले, आज के जो ये वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम लोग जो कवर करेंगे वह भौगोलिक खोजों के परिणाम को देखेंगे कि क्या भौगोलिक खोज के परिणाम रहे, जिनमें हम लोग सबसे पहले व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव को देखेंगे, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास देखेंगे, वाणिज्यवाद का विकास देखेंगे, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार देखेंगे, फिर उसके बाद दास व्यापार का विकास देखेंगे और साथ में जो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे वो भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। तो ये सभी इंपॉर्टेंट्स आज हम लोग टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे आज के वीडियो में। इसके बाद भी और कुछ ऐसे हुए जो अन्य परिणाम भी आए, जिनमें खास करके देखा जाए तो यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का प्रभाव देखने को मिलेगा। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि होगी। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास को आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे और साथ में नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि को देखोगे। तो आज का जो सीरीज होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप चैनल पे बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर किसी तरह की कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके कमेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके आपके पास पहुंचा सकें। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको रूबरू कराते हैं किताबों के माध्यम से। बच्चों, अभी से पहले हम लोगों ने भौगोलिक खोजों में देखा था कि किस तरीके से लोगों ने अपना यात्रा के दौरान किस तरीके से जो अभी से पहले लोग थे वह कैसे खोजे थे यात्रा को, कैसे खोजे समुद्र को। यहाँ तक कि उन लोगों के पास कोई जहाज बनाने के लिए भी नहीं था। यहाँ तक कि उन लोगों को यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, चपटी है, कैसी है। उन लोगों का भय बना हुआ रहता था कि पृथ्वी चपटी है और एक ऐसा किनारा पे आएगी कि हम लोगों को सभी अपने में ही विलीन कर लेगी। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से अभी पहले जो वीडियो था फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं। कहता है कि नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। कौन लाए? यूरोपीय व्यापार जो था वह वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगा। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। यानी जो यूरोपीय व्यापार था वह सभी को ऐसे जगह पहुंचा दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का क्या हो जाता है, व्यवस्था हो जाता है, मुद्रा का प्रचलन होता है, जिनमें देखने को मिलेगा हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हो जाता है। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा है। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। अभी से पहले उससे पहले जब नए देश की खोज नहीं हुआ था तो उससे जो पहले व्यापार होता था वह दो ही जगह पे सीमित था, एक भूमध्य सागर और दूसरा बाल्टिक सागर तक। परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया है। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों में आयातित बहुमूल्य धातु, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे।
इसके फलस्वरूप समाज में सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव हुआ। यानी जिस तरीके से यहाँ पे व्यापारी बढ़ रहे थे, उस समय यहाँ पे सामंती वर्ग क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था और व्यापारी वर्ग का वर्चस्व बढ़ रहा था। इसका रीजन क्या था, ये सभी जो भौगोलिक नया नया खोजे हुए, नया नया यात्रा करने के दौरान देश का जो खोज हुआ और साथ में रास्ता का भी खोज हुआ, तो ये सभी को देखते हुए यहाँ पे जो सामंती वर्ग था उनका क्या हो रहा है, वर्चस्व समाप्त हो रहा है और व्यापारी वर्ग बढ़ रहा है। आगे बात करें तो कहता है कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। आइए देखते हैं कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले भारत में जो आने वाले यूरोपीय कंपनियां थी, उनमें सबसे पहले आप देख सकते हो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, तो आप ध्यान दोगे यहाँ से, तो ये पुर्तगाली आए थे। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था जो 1600 में आया था। तो आप ये सभी पॉइंट्स को यहाँ से नोट डाउन करोगे ताकि आपसे पूछा जाए तो इसको अच्छे से डिटेल से जवाब दे सको। तो पुर्तगालियों का आगमन 1498, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच आया 1602 में, फ्रांसीसी आया 1664, डेनिश आया 1616 और स्वीडिश जो आया वह 1731 ईस्वी में भारत में एंट्री कर गया और अपनी कंपनियां को स्थापना कर दिया था। आगे बढ़ेंगे तो इसी में कहता है कि भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे कंपनियां स्थापित होने लगी और किस तरीके से ये कंपनियां अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही थी। इसमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्यों के द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहा। ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो उपनिवेश बना स्थापित करने में रहे, ये दो लोग रहे, एक तो पुर्तगाली रहे और दूसरा स्पेनिश रहे। परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। याद रखेंगे 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी जैसे ही शुरुआत होती है तो उस समय से कौन यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, तो ये फ्रांसीसी भी आना शुरू करते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है कि वाणिज्यवाद का विकास। आइए देख लेते हैं कि वाणिज्यवाद कैसे विकास आया, क्या इसका चरम सीमा पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो यहाँ से बात किया गया कि नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा और इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। यानी देख सकते हो कि वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ। जैसे ही नए नए देश खोजे गए, व्यापार खोजे गए, तो इस सभी के बीच में क्या बढ़ा, तो पूंजीवाद। क्योंकि लोगों को लगेगा ना कि अब मेरे पास पूंजी रहेगा तभी हम व्यापार कर सकते हैं। तो इस चीजों को लेकर सोना और चांदी में अंतर्राष्ट्रीय लूट होने लगा और इससे भंडारों की प्राप्ति होने लगा और ऐसा भंडार प्राप्ति में सबसे अग्रणी कौन था, तो स्पेन था। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, स्पेन था। आगे बढ़िए तो कहता है कि ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। आइए देख लेते हैं कि कैसे ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का विस्तार होता है। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, सांस्कृतिक, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसे प्राण डाल दिया। ईसाई धर्म प्रचारों में अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया।
प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से जो ईसाई धर्म और उसके सभ्यता का प्रसार हुआ। तो यहाँ से कहा गया है कि यूरोपीय जो देश की सभ्यता, संस्कृति और जो धर्म था वह प्रचार प्रचार इसमें प्रचार प्रसार बहुत किया। धर्म युद्धों की सफलता के कारण ईसाई जो धर्म था वह धीमा पड़ गया था और नई भौगोलिक खोजों ने इनमें जान डाल दिया। मतलब अब जब जिस समय नए भौगोलिक खोज नहीं हो रहे थे तो उस समय जो ईसाई धर्म था वह निम्न पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही नए नए देश खोजे जा चुके या भौगोलिक खोजों में जान आई तो इस धर्म में की सभ्यता और प्रसार प्रसार में भी एक जान आई। और इसमें यह भी कहा गया कि नकारात्मक प्रभाव दे दिया गया और धन का लालच दे दिया गया और उसमें जबरन और अतिक्रमण क्या करके यह धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। आगे बढ़िए तो कहता है कि दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रचार ने चर्च की प्रभु सत्ता को कम कर दिया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिससे धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्माण किया। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़िए तो कहता है कि दास व्यापार का विकास कैसे हुआ। तो आइए बात कर लेते हैं कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य ने मानव श्रम की महत्ता में दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। अब नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर किया था, किंतु 16वीं सदी की शताब्दी के अंत में इसे बाकायदा व्यापार का ही रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाजों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया जा रहा था। तो ये सभी यहाँ से आपको देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पे दास व्यापार किया गया, किस तरीके से व्यक्तियों को दास बना करके उनका व्यापार किया गया। पहले तो ये इसका जो उपयोग होता रहा था वह मानव श्रम के रूप में होता रहा और कुछ समय के बाद यह गुलामों के रूप में, लेकिन फिर उसके बाद आने वाले समय में यह एक व्यापार बन गया और इसमें मनुष्य को पकड़कर, आदमियों को पकड़कर व्यापार किया जाता रहा। आगे की पॉइंट्स पे बढ़ेंगे तो आगे के पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में कैसे वृद्धि हुई। तो कहा गया कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिक सिक्के सामने और भी हैं से स्पष्ट है। आप ध्यान रखेंगे, इसका जो आपको संदेश मिलेगा वह स्पेनिश के एक सिक्का है, सामने और भी है से स्पष्ट होता है। यह सिक्का का नाम है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़िए तो कहता है कि बढ़े हुए समुद्री गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकास होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इस वर्ग ने पूर्ण जागरण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही थी उसमें किस चीज का प्रादुर्भाव बढ़ गया, तो ये पूर्ण जागरण काल यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। आगे बढ़िए तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ अन्य परिणाम भी शामिल हुए, जिसमें अन्य परिणाम में यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव देखा जाता है। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि देखी जाती है। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास देखी जाएगी। इसमें भी इस सभी का परिणाम आया जब भौगोलिक खोजें आई तो, और जब खोजे गई तो आइए बात कर लेते हैं कि भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार की नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा का हुआ, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। देख सकते हो आप लोग, भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में भी पाए गए या दूसरे क्षेत्रों में गए। तो ये सभी यहाँ से परिणाम देखने को मिला कि ये सभी और भी परिणाम थे।
आगे बढ़िए तो कहता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नई नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने इसने दुनिया का यूरोपीकरण कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ से यूरोपीकरण होता है। किस तरीके से आपने यहाँ पे पढ़ा, तो ये सभी आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए कहा गया कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो प्यारे बच्चों आप जान रहे हो यह पुर्तगाल का था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र किससे सीखा था, तो यह अरबों से सीखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की, तो यह पूरा जो लगाने वाला चक्कर था यह बार्थोलोमियो डियाज था। अमेरिका की खोज कब की गई, तो प्यारे बच्चों 1498 में की गई। कुछ यहाँ पे अगला जो पॉइंट्स आपसे कहा गया कि कुस्तुनिया, देख सकते हो आप लोग, कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष की गई। इसका सही जवाब प्यारे बच्चों हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से इसका जो सही जवाब यहाँ से निकल कर आ जाएगा यह ऑप्शन ख 1453। विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था, तो प्यारे बच्चों आप लोग जान रहे हो मैगलन ने लगाया था। तो ये सभी चीज़ों आपको देखने, यहाँ पे देखिए कहा है कि भारत के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, तो ये सभी आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट में उत्तर आप लोग दो। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हम लोगों से नहीं हो रहा है, प्लीज़ इसका आंसर सीरीज कराएं, तो यहाँ से आपको आंसर सीरीज इसका मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना।